द चैनल फिजिक्स पर इजी क्लास 12। आपको पता है टर्म 2 एग्जाम में ऑप्टिक्स का अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वेटेज है, वो भी रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है। तो आज कुछ क्वेश्चंस मैं लेती हूँ कंसेप्चुअल रे ऑप्टिक्स के, और उनमें डेरिवेशन बताऊंगी मैं लेंस मेकर्स फार्मूले का। लेंस मेकर्स फार्मूले में लेंस दो सरफेस से बना, तो पहले सिंगल सरफेस, फिर लेंस मेकर्स फार्मूला और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। उससे पहले डेरिवेशन से पहले कुछ क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किए हैं वो लीजिए। तो आज का पूरा टॉपिक वीडियो पूरा रहेगा रे ऑप्टिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस का, तो वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर रखती हूँ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप मुझसे अगर जुड़े हैं तो लगातार मैं जो क्वेश्चंस डेरिवेशन करा रही हूँ वो देखते रहिए। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें जो जो फैक्ट्स छुपे हुए वो नहीं पूछे गए, लेकिन एक बार मैं डिस्कस जरूर कर लूँगी। फिर इसलिए मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो ये है, लेकिन इससे रिलेटेड इस पर बेस्ड और क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस करा पाना मुश्किल है। हाँ, बता दूंगी, रिवाइज करा दूंगी। और आप हाँ, अपनी प्रॉब्लम जो आपको समझना है जरूर मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, जैसे जानकी ने पूछा था। तो आज मैं रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, खासकर डेरिवेशंस। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स में देखिए रिफ्रैक्शन सबसे पहले है, तो रिफ्रैक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन, वो जो लिखा हुआ है वो मैंने आपके सामने यहाँ रखती हूँ। For the same value of angle of incidence, the angle of refraction in three media A, B, C are 15, 25 degree and 35 degree respectively. In which medium velocity of light will be minimum? दो फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। पता है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है? C/V, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। और किसके बराबर होता है स्नेल्स लॉ? किसके बराबर? sin I अपॉन sin R। अब इतना आपको खाली पता है तो देखो ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम है, इसका मतलब sin I तो तीनों मीडियम के लिए सेम है, और C तो कांस्टेंट होता ही है वैक्यूम के लिए। तो अब बचा क्या? V और sin R। आपको बस ये याद होना चाहिए कि sin की जितनी R की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी तो फॉर द ग्रेटर एंगल sin ऑफ दैट एंगल भी बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि इन विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मिनिमम, तो v और sin r देखिए डिनोमिनेटर में है, तो मतलब अगर sin r बड़ा होगा तो v बड़ा होगा, sin r छोटा होगा तो v छोटा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कब मिनिमम होगी? जब r कम होगा। कम कितना है? 15 डिग्री। किस मीडियम में है? a में। तो आपका आंसर क्या होगा? किस मीडियम में, इन विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मिनिमम? आप ऐसा लिखेंगे मीडियम ए। और क्यों? क्योंकि R कम है इसलिए V भी कम होगा। इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसी के नीचे लिखा हुआ है, अब ये कॉन्वेक्स लेंस पर ले लिया है। A thin convex lens of focal length f is illuminated by violet light। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस पर वॉयलेट लाइट पड़ रही है, उसकी फोकल लेंथ f है। How the focal length will change if violet light is replaced by red light? ये सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं? अब देखो, अगर ये जो कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस पर जो लाइट आ रही थी, अगर वो वॉयलेट लाइट है, ठीक है, और वो यहाँ पर फोकस हो रही थी, पैरेलल रेज यहाँ पर फोकस होती, तो ये FB है। आपको पता है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप उसका अगर लेंस मेकर्स फॉर्मूले पे जाए तो 1/f इक्वल टू किसके बराबर होता है? μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। हमें इस फॉर्मूले से क्या देखना है कि म्यू और f एक दूसरे से क्या है? इनवर्सली। अब यहाँ पर हमारे पास एक और रिलेशन होता है कि म्यू इसके लैम्डा पर कैसे डिपेंड करता है? कॉशीज रिलेशन, म्यू इक्वल टू a अपॉन लैम्डा स्क्वायर, a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर, यानी म्यू और लैम्डा भी यूनिवर्सली है। मतलब क्या हुआ कि अगर f कम तो लैम्डा कम, तो f भी कम। किसका लैम्डा कम है? फोकल लेंथ किसकी कम है? तो आपने देखा यहाँ पर जो f फोकल लेंथ दी हुई है वो वॉयलेट कलर के लिए, जिसका लैम्डा कम है।
तो जिसका लैम्डा कम है उसकी फोकल लेंथ कम है। अब अगर वॉयलेट लाइट रिप्लेस कर दी जाएगी रेड लाइट से, तो रेड लाइट का लैम्डा ज्यादा होगा, लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा वी। तो अगर सिंस लैम्डा आर इज मोर, देयरफॉर फोकल लेंथ विल बी मोर। इन दोनों रिलेशंस को आना चाहिए। अब आप बता सकते हो कि अब जो रेड लाइट अगर डाली जाएगी तो रेड लाइट कहाँ फोकस होगी? रेड लाइट एफवी से दूर फोकस होगी, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ रेड will be greater than focal length than violet. Focal length will increase. देखिए ये एक और क्वेश्चन है जो रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म पर बेस्ड है। अब आपको प्रिज्म के फॉर्मूले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर कैसे डिपेंड करता है प्रिज्म का एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन, वो फॉर्मूला डेरिवेशन करना आना चाहिए। अगर वो आता है तो बस वो फॉर्मूला याद है कि नहीं, उस पर बेस्ड है क्वेश्चन। थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि बच्चा घबरा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये वाली सरफेस पॉलिश कर दी गई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। व्हाट विल बी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द प्रिज्म इन द फिगर इफ लाइट रे इज इंसिडेंट एट इट्स फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द एंगल 2a, यानी कि क्या गिवन है? I इक्वल टू 2a एंगल ऑफ इंसिडेंस। और क्या दिया है? रिटर्न्स बैक थ्रू द सेम पाथ आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर्ड सरफेस। ये है प्रिज्म एंगल A और इससे रिटर्न बैक हो जा रही है, यानी कि यहाँ पर जिस नॉर्मली इंसिडेंट है तो ये लौट आ रही है और ऐसे लौट के आ रही है। तो प्रिज्म का म्यू क्या होगा? अब अगर आप याद करो कि प्रिज्म के डेरिवेशन में आपने पढ़ा था R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, जब आप डिराइव करते हो। और यहाँ पर R2 है क्या? R1 तो देखिए ये वाला एंगल है ना, इसको मैं लिख सकती हूँ R1। और R2 क्या है? इस सरफेस पर डाला गया नॉर्मल, तो नॉर्मल और वही रे ही तो लौट रही है। तो R2 यहाँ पर कितना है? 0, यानी R1 कितना हो गया? A। बस केवल इतनी सी बात याद रखने के लिए ये क्वेश्चन बना है। क्यों? क्योंकि म्यू इक्वल टू क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R। अब यहाँ पर R जो है यही R1 है, तो आप क्या लिख सकते हो? साइन I की जगह कितना गिवन है? 2a। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? साइन 2a अपॉन साइन R1 है, तो R1 जो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? अगर R2 0 है तो R1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 1 है, तो साइन A। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। साइन 2a क्या होता है? 2 साइन A cos A। बस सवाल खत्म। यहाँ पर आपने लिख दिया साइन है, साइन है कैंसिल, तो म्यू किसके बराबर आ गया? 2 cos A। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कि 12th के तो डेरिवेशन पर है और थोड़ा सा सिल्वर्ड होने से लगता है ये कॉम्पिटिटिव या जेईई में भी पूछा जाता है, तो इतना आपको आना चाहिए। आइए अब लेंस के बारे में बात कर लें। बहुत बच्चों का मन है कि लेंस में सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन है और लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, तो उसका डेरिवेशन कैसे होता है उसको समझ लें। देखो, अब कॉन्वेक्स लेंस अगर ले ले चाहे कॉनकेव लेंस ले ले, लेंस मेकर्स फॉर्मूला वही है। और आपके सिलेबस में जितने भी लेंसेज हैं वो थिन लेंसेज हैं। थिन लेंसेज का मतलब क्या हो गया कि अगर आप ये लेंस बनाते हो तो आपको पता है ये लेंस अगर आप यूं ड्रॉ कर रहे हो तो ये दिखाने के लिए आपके पास ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, लेकिन बीच की थिकनेस बहुत कम है। इतनी कम है कि अगर आप एक लाइन भी खींच दो तो हाँ ये लेंस माना जा सकता है। तो डेरिवेशन शो करने के लिए दो सरफेसेस अलग दिखाने के लिए आप ऐसे ड्रॉ करते हैं। पहली चीज। अब आप देखो कि लेंस दो सरफेसेस से मिलके बना है, तो सबसे पहले अगर हम इस सरफेस को ले लें, एक सरफेस को, ठीक, तो अब यहाँ पर ये जो सरफेस है, इस सरफेस की अगर बात की जाए तो इसमें आप देखते हैं कि जो एक मीडियम है जो इस तरफ है वो मान लिया हमने N1, और एक इस तरफ है जिस मटेरियल का लेंस बना हुआ है उसको हम मान लेते हैं N2। यहाँ पर क्या है? N2। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखी है तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट से जो रे आती है वो सिंगल सरफेस पे यहाँ पड़ेगी। अब जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और अगर इस सरफेस का पूरा स्फीयर बनाया जाए
जो उस स्फीयर का सेंटर होता है वही तो कहलाता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मान लिया सी। अब सी और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को अगर ज्वाइन किया जाए क्या माना जाता है? ये नॉर्मल। किसी भी स्फीयर में जो रेडियस होती है वो नॉर्मल ही तो होती है। तो ये हो गया आपके पास नॉर्मल की पोजीशन। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। अब ये सराउंडिंग मीडियम मान लेते हैं, अगर एयर है या लेस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एज कम्पेयर टू मटेरियल ऑफ द लेंस, तो सिंगल सरफेस इस तरफ N2 बड़ा है और N1 कम है, तो ये रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो यहाँ पर ये बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये आएगी यहाँ कहीं। ये बेंड करने के बाद इस जगह पर इमेज बनाएगी। बस अब आप क्या करोगे, सारी जो डिस्टेंसेस जो हैं वो अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लें, उसकी हाइट लिख दे h, इससे मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी। ये इतना लेंस थिन है, इसकी सिंगल सरफेस का कर्वेचर इस तरीके से है कि ये डिस्टेंस आप नेग्लेक्ट कर सको। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस u, और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, और डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर की जाएंगी अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर हम -u लिखते हैं। बाकी सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी r, और इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी इसी पॉइंट से, वो होगी v। और क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रेस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनता है, मान लिया अल्फा, इमेज का जो ये रिफ्लेक्टेड रे बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से वो है बीटा, और सी नॉर्मल का जो बन रहा है वो है गामा। ये इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बना रही है वो एंगल है आई, और यहाँ पर जो एंगल है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ रे आ रही है रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल से जो एंगल बना रही है ये एंगल है आर। इतना आपको पता होना चाहिए। बस सिंगल सरफेस रिफ्लेक्शन, आपको बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये डायग्राम जो है वो किसके लिए है, सिंगल सरफेस रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो इसको डिराइव कैसे करेंगे। तो साइन आई अपॉन साइन आर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है ना स्नेल्स लॉ से, और फॉर वेरी स्मॉल एंगल आई एंड आर हम इसको साइन आई को आई लिख सकते हैं और साइन आर को आर, तो आई अपॉन आर लिखा जा सकता है। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 और N1 है, उसका रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं N2 अपॉन N1, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। उसी को फर्स्ट और टू को हम यहाँ पर N2 N1 लिया गया, तो म्यू की जगह हमने N2 N1 लिख दिया। इसको यहाँ पर अगर मैं N लिख दूँ तो आपको ये लगेगा कि हाँ यही चीज़ है। ये रिलेशन जब आपने स्नेल्स लॉ से लिख लिया, अब आप देखो थोड़ी ज्योमेट्री आपको याद करनी चाहिए यहाँ पर, कि जो आई है वो एंगल आई, ये एक्सटीरियर एंगल है अल्फा प्लस गामा। देखिए आई नॉर्मल से ऐसे एंगल, तो इस ट्रायंगल की बात करिए, अगर आप इस ट्रायंगल में देखिए ओ सी, मान लिया ये पॉइंट है एम, ओ सी एम में देखिए अल्फा प्लस गामा इक्वल टू आई। आई एक्सटीरियर एंगल है, अल्फा प्लस गामा के बराबर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। इसी तरीके से गामा बीटा प्लस आर के बराबर है, गामा किसके बराबर है, बीटा प्लस आर। हमें आई और आर चाहिए, तो हमने आई और आर के लिए इससे हम निकाल लेंगे, आर किसके बराबर हो जाएगा, आर हो जाएगा गामा माइनस बीटा, बीटा इधर जाएंगे, इसमें हम भर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा N2 अपॉन N1 इक्वल टू अल्फा प्लस गामा अपॉन गामा माइनस बीटा। तो इससे खोल लीजिए ब्रैकेट, N2 गामा माइनस N2 बीटा, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, N1 अल्फा प्लस N1 गामा। गामा वाले टर्म्स एक तरफ कर लीजिए, तो किसके बराबर हो जाएगा, N2 माइनस N1 गामा इक्वल टू, इधर ले आइए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, N1 अल्फा प्लस N2 गामा माइनस N1 गामा है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, N2 बीटा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो
N2 माइनस N1 ये गामा अल्फा बीटा है, तो थोड़ा सा अगर इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, यहाँ पर मैं नाम इसका डाल देती हूँ P। तो अब अगर MP को H लिख दूं तो tan अल्फा फॉर वेरी स्मॉल एंगल कैन बी रिटन एज ओनली अल्फा इक्वल टू tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना हो जाएगा, H अपॉन माइनस यू। देखिए है ना माइनस यू। ठीक इसी तरीके से tan बीटा इक्वल टू बीटा किसके बराबर हो जाएगा। अब आप देखो इस ट्रायंगल को ले लो MPI वाले से, तो इससे बीटा किसके बराबर हो जाएगा, H अपॉन V। ऐसे ही tan गामा इक्वल टू गामा इसके बराबर हो जाएगा H अपॉन R। बस ये वैल्यूज आपको इसमें भर देनी। R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर आप रखोगे तो क्या बराबर हो जाएगा, N2 माइनस N1 अपॉन R, है ना। यहाँ पर H है तो H कैंसिल कर देंगे। चलिए N1 अल्फा प्लस N2 बीटा, तो अगर पहले N2 लिख लूँ मैं, N2 बीटा की जगह क्या हो जाएगा, H अपॉन V प्लस N1 H अपॉन अल्फा की जगह माइनस U। H कैंसिल होके क्या हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा N2 माइनस N1 अपॉन R इक्वल टू N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। इस सरफेस सिंगल सरफेस रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए। अगर ये पूछा जाता है कैसे डिराइव करोगे, आपके सामने है। अब इसका यूज होगा लेंस मेकर्स फॉर्मूले में। आइए देखते हैं। अब देखिए लेंस मेकर्स फॉर्मूले का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे किया जाएगा, तो लेंस दो सिंगल सरफेस से मिला के तो बना हुआ है ना, तो सिंगल सरफेस डेरिवेशन आपने देखा है, बस उसका यूज करते हुए लेंस मेकर्स फॉर्मूला बनाते हैं। याद रहे ये थिन लेंसेज हैं हमारे सिलेबस में, तो ये थिन लेंसेज के लिए एप्लीकेबल है। जो लेंस मेकर्स फॉर्मूले में हमने पहले एक सिंगल सरफेस ली थी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी थी, ऑब्जेक्ट से जो रे आई थी इंसिडेंट रे, वो अब यहाँ मीडियम N1 था और यहाँ पर N2 था। तो वो क्या हुई थी रे, ये रे यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई थी और पहले तो हमने इसका बनाया था नॉर्मल, ये नॉर्मल है C। तो अब ये बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी, तो ये रे इधर आएगी, तो बेंड करके ये कहाँ आती है, यहाँ पर बनाती है मलिया ये इमेज I1। ठीक है, I1 क्यों लिखा, ये पूरी लेंस से तो बन नहीं रही, ये तो सिंगल सरफेस से बन रही है। अब ये N2 है, ये N1 है, तो क्या रिलेशन पढ़ा था सिंगल सरफेस, वो आपने पढ़ा था N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R पढ़ा था। अब यहाँ पर लेंस की दो सरफेसेस हैं, तो पहली सरफेस जिसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पूरा सेंटर जहाँ कंप्लीट सर्किल कंप्लीट होगा स्फीयर, उसका सेंटर ही तो है ये C। तो अब ये इसको मैंने लिख दिया R1 फर्स्ट सरफेस के लिए। बस याद रखिए N2 N1 क्या है, N2 वो है, देखिए N2 के नीचे V लिखा है ना, V किसकी डिस्टेंस होती है, इमेज की। तो N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें रे आ रही है या जिसमें इमेज बन रही है, और N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो बस आपको अगर ये पता है तो आपने ये लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, लेंस बनना है तो लेंस बनाने के लिए क्या हो गया कि अब आपको एक दूसरी सरफेस यहाँ पर रखनी है, तो वो दूसरी सरफेस जो रखी आपने, तो अब ये इस तरीके से आपने शो करी। ठीक, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा तो इस साइड में कहीं आएगा, है ना। अगर ये C1 है तो ये C2 होगा। तो अब क्या होगा कि अगर ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड सरफेस है, और ये जो बीच वाला जो कांच वाला हिस्सा है यही तो N2 है, दोनों तरफ सराउंडिंग मीडियम सेम होना चाहिए N1, और यहाँ पर बीच में कितना है वो N2 है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए जो ये रे आ रही है ये इस सरफेस पर इंसिडेंट है, तो ये इंसिडेंट रे इससे आ रही है N2 से, और ये इंसिडेंट रे जब इस सरफेस से पड़ेगी तो इसने क्या किया और कन्वर्ज कर दिया, यानी कि इसने अब
रे कन्वर्ज कर दी तो ये इमेज बना दी। अगर मैं यहाँ से C1 को ऐसे हटा के यहाँ दिखा दूँ, दिस इज C1, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो उसने बनाई सेकंड सरफेस में, ये फाइनल इमेज बना दी I। अब आप देखो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो U, और सारी डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर की जाती है। फिर वही याद रख लीजिए ये थिन है, तो ये सारे हम यहाँ से या यहाँ से मेजर करें या यहाँ से मेजर करें, एक ही बात होगी वो। अब आप देखिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो गई V, फाइनल इमेज है ये, और जो ये है वो मान लिया V1। ध्यान रखिए फिर से कि जो ऑब्जेक्ट है उससे रे चली और सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर इसने I1 इमेज बनाई। ये I1 इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, और ये I1 क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, आप तो सोचेंगे ऑब्जेक्ट तो हमने यहाँ रखी है। इसकी इमेज जो बनी वो इस सरफेस से बनी ना, और सेकंड सरफेस जब रख दिया तो सेकंड सरफेस पे जो ये रे आ रही थी इमेज बनाने के लिए वो रिफ्रैक्ट कर दी इस वाली सरफेस में, सेकंड सरफेस में, फाइनल इमेज इसने यहाँ बना दी। यानी I1 इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगी, और I जो है वो इमेज। बस इतना आपको याद रखना है। अप्लाई करिए फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले इस फॉर्मूले में V की जगह हम लोगों ने V1 लिखा था, तो V1 लिख दिया। पहली सरफेस की डिस्टेंस इमेज बनी थी तो V1 की। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर जो N2/V होता है, तो यहाँ पर जिस मीडियम में रे आ रही है, किस मीडियम में रे आ रही है? तो N1 में आ रही है। और कहाँ से आ रही है? इस N2 से। तो यहाँ पर आप N1 और इसमें V की जगह V ही रहेगा, माइनस किस मीडियम से आ रही है रे? तो अब आप किस मीडियम से आ रही है, तो आप देख रहे हैं N2 से आ रही है। इस सरफेस पर जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है रे, ये I1 से पीछे जाइए तो यही रे है जो इस सरफेस पर आ रही है, यही तो इंसिडेंट रे है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? N2 और अपॉन V1, इसके बराबर हो जाएगा N1 माइनस N2 अपॉन R2। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, इस सरफेस की कितनी है? R2। इस तरह इसका नाम रख दिया इक्वेशन। अब आप दोनों सरफेस को मिला के लेंस बनाया, आप दोनों को ऐड कर दो, आप खत्म। ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे 1 and 2, क्या आ जाएगा आपके पास? देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है आपके पास, और यहाँ से N1 कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा? 1/V माइनस 1/U इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप N2 माइनस N1 लिख लें, यहाँ हो जाएगा 1/R1, और यहाँ पर माइनस कर दे तो ये फिर से कॉमन N2 माइनस N1 का हो जाएगा। यहाँ N1 माइनस N2 है, क्या हो जाएगा? 1/R2। भाई R2 को माइनस करना तो N2 माइनस N1 लिख सकते हो, वो कॉमन हो गया, तो ये अब आप देखिए लगभग लेंस मेकर्स फॉर्मूले पर आप पहुंच गए। यहाँ पर N1 से अगर डिवाइड कर दो, अब आपके पास क्या बचेगा? 1/V माइनस 1/U इक्वल टू N2/N1 माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। ध्यान दीजिए कि अब इस वाले फॉर्मूले में आप ये कह सकते हो कि नहीं कि अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर। लेंस के लिए सबको पता है वो क्राइटेरिया। अगर आप यहाँ रखो तो अगर 1/V की जगह हो जाएगा 1/F माइनस 1/U, U इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा? 0। तो 1/F इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? N2/N1 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। थोड़ा आप ध्यान देना शुरू करिए। इसमें जो अब मैं बताने जा रही हूँ, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 को अगर आप कंपेयर करो तो ये 1/V माइनस 1/U की जगह 1/F ही तो लिखा गया। यही तो है लेंस रिलेशन, थिन लेंस का फॉर्मूला। इसको कहते हैं लेंस फॉर्मूला। पहले तो पेपर में ध्यान देना, लेंस फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला लिख देते हो। तो ये पूरी इक्वेशन 4 है लेंस मेकर्स फॉर्मूला,
और इन दोनों को कंपेयर करें तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये क्या है, थिन लेंस रिलेशन, लेंस फॉर्मूला याद रखना। और ये क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें जो लेंस बनाने हैं अगर, तो उनकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स कितनी रखनी है, उनमें सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनके खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, कितनी फोकल लेंथ का लेंस बनाना है, बनाने को ही तो लेंस मेकर्स कहेंगे। तो ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में या न्यूमेरिकल के फॉर्म में होते हैं। आइए देखते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला अगर देख लिया तो देखिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन सब इस पर बेस्ड कैसे हैं, बहुत सारे। तो सबसे पहले मैं मान लो बात करती हूँ कॉन्वेक्स लेंस के लिए। लेंस मेकर्स फॉर्मूला एप्लीकेबल है दोनों लेंसेज पे। क्या आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। वो क्या करते हैं, अपने ऊपर आने वाली रेज को कन्वर्ज करता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कॉन्वेक्स लेंस क्या डाइवर्जिंग लेंस जैसा बिहेव कर सकता है? अगर हाँ तो कब? तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो उसमें ये जो होता है वो लेंस का होता है, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है सराउंडिंग का, याद रखना चाहिए आपको। तो अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके ऊपर आने वाली रेज कैसी हो जाए, जो रे आ रही है वो डाइवर्ज कर जाए, तभी तो हो गया कॉन्केव जैसा। तब ये तभी पॉसिबल है जब ये कॉन्वेक्स लेंस किस सराउंडिंग में हो, n1 ग्रेटर देन n2। क्यों लिखा आपने ऐसा? देखो ना, n1 ग्रेटर देन n2 होगा तो मान लो अगर n2 2 है और n1 है 3, तो ये 2/3 हुआ, तो 2/3 माइनस 1 क्या होगा, लेस देन 1। तो ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव। f कैसी हो जाएगी, निगेटिव। और f निगेटिव किसकी होती है, कॉनकेव की। तो मतलब कॉन्वेक्स लेंस कैसा बिहेव करने लगेगा, कॉनकेव लेंस जैसा। तो आपको बताना है कि if n1 greater than n2 then lens will behave like concave lens या diverging। दूसरा क्वेश्चन किसी में पूछा जाता है कि लेंस दिखे ही ना, लेंस डिसअपियर हो जाए, ऐसा हो सकता है? हाँ, सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर उसके मटेरियल के। कैसे? लेंस का प्लेन ग्लास प्लेट जैसा बिहेवियर हो, ये भी पूछते हैं। लेंस ना दिखे या लेंस प्लेन ग्लास प्लेट जैसा बिहेव करे। दोनों क्वेश्चन का जवाब यही है कि इसी लेंस मेकर्स फॉर्मूले में अब की बार आप क्या बताओगे कि इफ n1 इक्वल टू n2 तो क्या होगा, ग्लास प्लेट जैसा बिहेव करेगा लेंस और कैसा हो जाएगा, इनविजिबल। क्यों? फिर देखो n2 इक्वल टू n1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। और 1/f0 का मतलब हो गया 1/f0 मतलब f इंफिनिटी इसकी होती है, प्लेन सरफेस की, प्लेन ग्लास प्लेट। और हाँ, लेंस इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक, अब लेंस के बारे में कुछ खास बात याद रखिए कि कॉन्वेक्स लेंस है अगर, देखिए इसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकते हैं, अगर उसको इतना पोर्शन हाइड कर दे, इसको यहाँ से, तब रखी इसके सामने रखी ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज बनेगी कि आधी बनेगी, क्या जवाब देंगे, पूरी इमेज बनेगी, लेस ब्राइट रहेगी, इतना हिंट कर दिया गया है। लेंस का हर पार्ट इमेज बनाता है, तो आधा पार्ट तो है ना, इमेज बनेगी। ठीक, उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। अब अगर इस लेंस को हम ऐसे कट कर दें, ठीक है, बीच से, तो क्या हो जाएगा कि जो एक पीस होगा उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, अगर इस वाले की f है, इसकी कितनी हो जाएगी, 2f, ट्वाइस। क्यों? क्योंकि अब r1 तो मान लीजिए फर्स्ट सरफेस है, सेकंड सरफेस प्लेन हो गई तो ये हट जाएगी। तो आप देखेंगे तो इसमें आपके पास जो आ जाएगा वो इसकी फोकल लेंथ 2f हो जाएगी। तीसरी चीज, अगर कोई लेंस है, उस लेंस में इतने हिस्से का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इतने हिस्से का n2 है, इतने हिस्से का n3 है, कई सारे डिफरेंट मटेरियल से मिलके बना है, तो कितनी इमेज बनेगी अगर उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखी जाए, जितने नंबर ऑफ
रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं उतनी इमेज। अगर 3 रिफ्रैक्टिव इंडिसेस से मिलके बना है तो उसके एक ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनाएगा? 3। तो ये कुछ खास बातें हैं लेंस के लिए। और भी क्वेश्चन पूछा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.5 ग्लास का बना हुआ है, उसको हम वाटर में डाल दें, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर पहले उसकी फोकल लेंथ था 10 सेंटीमीटर जब वो एयर में है। अब ऐसे न्यूमेरिकल कुछ भी दे देंगे, आप कैसे लगाओगे कि 1/10 इक्वल टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लेंगे तो इसका ग्लास का ये लेंस का होता है इनटू कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1, ये 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक। अब मान लिया वाटर में उसकी FW लिख दिया। अब वाटर में यहाँ पर ध्यान रखना ये लेंस का है और ये सराउंडिंग का, तो कितना लिखोगे? ये लेंस का तो 3/2, सराउंडिंग पानी में डाला गया, पानी का कितना है 4/3 माइनस 1, बाकी ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी वही लिखी गई 1/r1 माइनस 1/r2। खत्म। क्या बचा आपके पास? ये देखिए FW/10। आप या तो इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये किसके बराबर आ जाएगा 9/8, और 9/8 माइनस 1 कितना बचेगा 1/8। ये हो गया 1/8 1/r1 माइनस 1/r2, इसके बराबर ये 1/FW। और ये कितना है 1/2 1/r1 माइनस 1/r2। मतलब क्या हो गया कि FW/10 इक्वल टू 4। आप इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आ गया FW इक्वल टू 40। तो अगर 10 सेंटीमीटर उसकी एयर में थी तो पानी में डालने पर 40 सेंटीमीटर हो गई। बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे ही रे ऑप्टिक्स में, ये तो कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए। आप शुरू से देखते चलिए, आपको आता बहुत कुछ है, बस रिकॉल करके रिवाइज करते रहिए, बिल्कुल पढ़ते रहिए, घबराइए नहीं। रिवीजन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है अगर आप मन से करें और ट्रिक्स बना लें। तो लर्न करने की ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। बस छोटे छोटे फॉर्मूलेस को कैसे लिख के याद करें, जुड़े रहिए और क्वेश्चंस कराऊंगी, लगातार जुड़ते रहिए। देखिए टर्म 2 बहुत अच्छा होगा। थैंक्स।